आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम इसको वेक्टर क्वांटिटी के तरीके से ही इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारा तात्पर्य किसी आवेश के चारों ओर का उस क्षेत्र से है जिसमें कोई अदर चार्ज पार्टिकल अट्रैक्शन अथवा रिपल्सन को फील करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये डिफाइन करता है कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, अर्थात E इज इक्वल टू F बाई क्यू। किसी पॉइंट पर जो यूनिट चार्ज है किसी पॉइंट पे रखा हुआ है, उस पॉइंट पर कितना फोर्स उस पर अप्लाइड हो रहा है, उन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहते हैं। और हम इसको जानते हैं कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर, या इसको हम लिखते हैं E रिवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अर्थात जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ कोई आवेश रखा हुआ है, उस आवेश से दूरी के बढ़ने के साथ साथ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, मैग्नीट्यूड है, वो घटता जाता है। और जैसे जैसे हम पॉइंट चार्ज की ओर आते हैं, इनवर्ड आते हैं, वैसे वैसे इसका मैग्नीट्यूड अर्थात स्ट्रेंथ जो है वो फील्ड की बढ़ती जाती है। तो सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने पिक्टोरियल मेथड के द्वारा इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया और इसमें काफ़ी हद तक सफल रहे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जैसे कोई एक ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी आवेश के चारों ओर ये फैला होता है, तो प्रत्येक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुदिश एक वेक्टर खींचते हैं और ये वेक्टर की लेंथ स्ट्रेंथ, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ के अनुपात में, रेशियो में होनी चाहिए। तो यहाँ प्रत्येक बिंदु से इस प्रकार से प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र के अनुदिश यहाँ छोटे छोटे वेक्टर से को खींचा गया है फील्ड के अनुदिश, और जो फील्ड की स्ट्रेंथ है उसी के अनुपात में यहाँ पर जैसे जैसे फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है, वेक्टर की लंबाई यहाँ पर कम होती जा रही है। क्योंकि प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड, चार्ज के आउटवर्ड बाहर की ओर होती है, बहिर्मुखी होती है। अब यदि निगेटिव चार्ज है तो ये हम अनंत से चार्ज की ओर आने पर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसका तात्पर्य यह है कि यहां पर हमको दो बातें समझ में आ रही हैं। इससे क्या है, ये तो एक इट इज ए पिक्टोरियल मेथड
to represent electric field. ये एक चित्रात्मक तरीका है जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ये जो टेल्स है, वेक्टर की टेल, ये बताता है फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट चार्ज। यदि इस पॉइंट पर कहीं कोई पॉइंट चार्ज को रखा जाता है, यूनिट चार्ज को रखा जाता है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो इस बात को बताता है। जबकि जो इसकी नोक है इस वेक्टर की, वो बताती है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस तरीके से इन दोनों फिगर में हम देख रहे हैं कि जब चार्ज से हम दूर जाते हैं तो वेक्टर की लेंथ घटती जाती है, और इसी के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की का मैग्नीट्यूड है, स्ट्रेंथ है, वो भी घटता जाता है। जबकि हम जब चार्ज की ओर आते हैं, ओरिजिन की ओर आते हैं, जहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, आने पर जो वेक्टर है, वेक्टर की लेंथ बढ़ती जाती है, अर्थात जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाती है। तो इस फिगर से हमको कितनी बातें हमको जानकारी प्राप्त हो रही हैं। नंबर 1, नेचर ऑफ चार्ज। नंबर 2, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। नंबर 3, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे 3 बातें हमको मिल रही हैं। हम देख रहे हैं नेचर ऑफ चार्ज, तो हम जब फील्ड की डायरेक्शन वो इनफाइनाइट अनंत से ओरिजिन की ओर हो, जहां पे चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, अंतर्मुखी हो, तो वो चार्ज नेगेटिव नेचर का होता है। जबकि यदि फील्ड आउटवर्ड हो, बहिर्मुखी हो, तो वो चार्ज धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। डायरेक्शन, यहाँ जो वेक्टर है, वेक्टर की जो नोक है, वो हमें फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। तीसरी बात, यहाँ पर जो वेक्टर है, वेक्टर की लेंथ, वो फील्ड की स्ट्रेंथ को बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है। जैसे जैसे हम चार्ज से दूर होते हैं, वेक्टर की लेंथ घटती जाती है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वीक प्राप्त होती है। अब माइकल फैराडे ने क्या किया, इन छोटे छोटे वेक्टरों को हटा करके उन सभी वेक्टरों को एक स्ट्रेट लाइन वेक्टर के अनुदिश ही उसको मिला दिया। तो यहाँ पे ये फिगर हमको एक मिलाने पर इस तरीके से बहुत सी रेखाएं प्राप्त हुई। ये नेगेटिव चार्ज,
तो यहाँ दोनों फिगर से हमको एक चीज तो ज्ञात हो रहा है, पहले जब वेक्टर के द्वारा इसको डिफाइंड किया जाता था तो मैग्नीट्यूड जो था वो वेक्टर की लेंथ से डिफाइंड किया जाता था, डायरेक्शन उसकी नोक से डिफाइंड होती थी। तो यहाँ पर तो हमको डायरेक्शन का पता तो लग रहा है, एरो के द्वारा जो है डायरेक्शन का पता लग रहा है, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड की जानकारी इससे नहीं हो रही है, क्योंकि उन्हीं छोटे छोटे वेक्टरों को मिला करके ये स्ट्रेट लाइन का निर्माण किया गया है, जिसको हम माइकल फैराडे ने फील्ड लाइन के नाम से, इसको फील्ड लाइन कहा गया। तो यहां डायरेक्शन का हमको पता लग रहा है। तो क्या मैग्नीट्यूड इसमें से गायब है? मैग्नीट्यूड की जानकारी नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, मैग्नीट्यूड भी है इसमें। तो मैग्नीट्यूड को डिफाइन करने के लिए हमें जो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन क्या मालूम होना चाहिए? डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन, जो ये फील्ड लाइंस जो हैं उनकी डेंसिटी क्या है किसी रीजन में। ये डेंसिटी अधिक है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अधिक होगी। ये डेंसिटी कम है, अर्थात डेंसिटी अधिक होने पर इंटेंसिटी अधिक, और डेंसिटी कम होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। तो अब हम इसकी जानकारी कैसे करें कि जो डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कहां पर कम होगी, कहां पर अधिक होगी। हम थोड़ा दूसरे फिगर को देखते हैं। मान लेते हैं ये चार्ज पार्टिकल है, इससे बहुत सी फील्ड लाइन निकल रही हैं। तो हम यहां पर सॉलिड एंगल, जो कि ये 3 डायमेंशनल होता है, हम यहां पर इस पर विचार करते हैं। यहां हम 2 रीजन को हम ले रहे हैं। यहां से मान ले रहे हैं इसकी डिस्टेंस ये R1 है और ये डिस्टेंस ये R2 है। यहां से यहां तक ये मान लेते हैं O है, ये A, ये B। तो यहां OA इज इक्वल टू R1 तथा OB इज इक्वल टू R2। तो सॉलिड एंगल इसमें कितना हो जाएगा? क्या होता है सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल इज इक्वल टू सरफेस एरिया अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल को हमें सिग्मा से डिनोट कर लें और सरफेस एरिया को हम डेल एस मान लें, और ये डिस्टेंस यहाँ ओरिजिन से हम मान ले रहे हैं कि r है। तो ये हमको सॉलिड एंगल का फार्मूला मिल गया।
अब हम इसी फार्मूले की सहायता पे यहाँ पे ये सरफेस एरिया यहाँ पर हम फाइंड करेंगे हम। तो जो यहाँ ए पोर्शन है और बी पोर्शन दोनों है, तो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो सरफेस एलिमेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, बराबर सिग्मा R1 स्क्वायर, जबकि सरफेस एलिमेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा, सिग्मा R2 स्क्वायर। अब मान ले रहे हैं कुल फील्ड लाइन, लेट NB फील्ड लाइन पास्ड आउट। मान ले रहे हैं कुल N फील्ड लाइन जो है इससे होकर के निकल रही है, तो A पर फील्ड लाइन की डेंसिटी कितनी होगी, B पर फील्ड लाइन की डेंसिटी 20 कितनी होगी, हम यहां पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फील्ड लाइन डेंसिटी यूनिट एरिया ऑफ ए कितना हो जाएगा, N अपान सिग्मा R1 स्क्वायर। इसी प्रकार से फील्ड लाइन इंटेंसिटी, फील्ड लाइन डेंसिटी यूनिट एरिया ऑफ बी, ये कितना हो जाएगा, N अपान सिग्मा R2 स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं जो एरिया है, सरफेस एरिया बी का ए की तुलना में काफी बड़ा है। यहां पर सिंस सिग्मा R1 स्क्वायर लेस देन सिग्मा R2 स्क्वायर कम है, therefore N अपान सिग्मा R1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन N अपान सिग्मा R2 स्क्वायर। अर्थात ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी अधिक होगी और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी कम होगी। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अधिक होगी, जबकि बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। यहां पर हम देख रहे हैं इस फार्मूले में कि दोनों में आर इन्वॉल्व है, अर्थात E रिवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर स्क्वायर। इसका तात्पर्य है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, अर्थात डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होती जाती है, वीक होती जाती है। यदि
कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया हुआ है ऐसे, और उसके किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचते हैं, तो उस पॉइंट पर कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसकी डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स applied on that point। इस पॉइंट पर जितना भी बल कार्य कर रहा है, ये टेंजेंट को खींचा जा रहा है, तो उस पर लगने वाले नेट फोर्स की डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करेगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन विद्युत क्षेत्र रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिस पर जिसके अनुदिश एकांक आवेश मुक्त रूप से गतिशील होता है। हमने पिछले चित्र में देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन आउटवर्ड है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पर, चूंकि नेगेटिव चार्ज पर फील्ड लाइन जो है वो अंतर्मुखी है, तो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर के नेगेटिव चार्ज पर खत्म होती है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती? क्योंकि जिस स्थान पर वो इंटरसेक्ट करेंगी, ऐसे यदि इंटरसेक्ट कर ले रही हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं इस पॉइंट पे दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं ऐसे ऐसे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि ये इम्पॉसिबल है। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो लूप का निर्माण नहीं करती है।